लेकिन कुछ क्लासेस में हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में अलग से अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, 5 किंगडम पढ़ा चुका हूँ, तो मैं नए वाले बच्चों को मोनेरा पढ़ाऊँगा, प्रोटिस्टा पढ़ाऊँगा, फंजाई पढ़ाऊँगा, है ना? और प्लांटेई पढ़ाऊँगा। और इसमें जो भी हमारे इस बैच के बच्चे हैं जिसका छूट गया हो या जिसने रह गया हो, नहीं किया हो, तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी आ सकते हो, आप जॉइन कर सकते हो। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और क्लास के रिगार्डिंग आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको निष्कर्ष जी देते रहेंगे, राइट? तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो नए वाले बच्चे आए हैं, जैसे मैं कुछ लोगों का नाम बताऊँगा, जैसे ऋषित है ना? और और कौन-कौन है? अमन है और अदनान है। तो आप लोगों को ये मैं करवा दूँगा अलग से। और जो हमारे पुराने वाले बच्चे हैं, तो वहाँ पे हम लोग एनिमल किंगडम कर रहे थे, तो एनिमल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बताओ भाई, जल्दी बताओ, सांची कहाँ तक किया हुआ था? टेल मी प्लीज़। आप तो थे लास्ट क्लास में। देखो एक बारी नोट्स चेक करके बताओ भाई जल्दी से। क्विक। बाइलेटरल सिमेट्री कर ली थी और सूडोसिलोमेट्स आपने बस वो सारे बताए थे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। उसके बाद फिर फाइलम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, फाइलम स्टार्ट कर दिए थे ना? यस सर, कर दिया था। हाँ, फाइलम स्टार्ट कर दिए थे। फाइलम में कई सारे फाइलम पढ़ाए, बताइए कौन-कौन से पढ़ा दिए थे? कौन बता रहा है? चेक करके बताइए कौन-कौन से फाइलम करा दिए थे? या फिर मैं चेक करूँ? देखिए एक बार नोटबुक चेक कीजिए, आपको याद आ जाएगा। बोलो भाई, चेक करो जल्दी से, नोटबुक चेक करो। बताएं भाई, नहीं पता? आर्थ्रोपोडा कर लिया। राइट, ऑर्थोपोडा हम लोगों ने कर लिया था। और हमें लगता है कि हम लोगों को जो करना था वो हेमिकॉर्डेटा करना था, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा करना था। एम आई करेक्ट? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हाँ जी बताइए। सर उससे पहले शायद एक नहीं करा। उससे पहले सर एकिनोडर्माटा। एकाइनोडर्मेटा कर लिया था ना? नहीं किया? किया था ना? आपको क्वेश्चन पेपर भी जो मिला होगा एकाइनोडर्मेटा का मिला होगा, नहीं? एकाइनोडर्मेटा का आपने क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा ना? चलो चेक करो जल्दी से। इसका मतलब कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते क्या? देखो बताते आना मुझे। मैंने आपको पोरीफेरा कराया, चेक करते जाओ। मैंने आपको निडेरिया कराया, टीनोफोरा कराया मैंने आपको, निमेटोडा मतलब निमेटोहेल्मिन्थीस, उसके बाद ये इसके पहले प्लैटीहेल्मिन्थीस, और इसके बाद फिर ये निमेटोडा हो गया, प्लैटीहेल्मिन्थीस हो गया, एनेलिडा, मोलस्का, फिर हमने किया आर्थ्रोपोडा, जहां पे रह गया हो बताना, और फिर इकाइनोडर्मेटा। मुझे जहां तक लग रहा है मैंने यहां तक आपको करा दिया। आज मुझे कराना था हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आप चेक करो सांची, आप चैनल आज कर है ना? हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा यही कराना है ना? यस सर। बताओ। यही तो मैं कर रहा था। मैं क्रॉस चेक इसलिए करता हूँ क्योंकि कई सारे बैचेस हैं, ऐसा ना हो कि आपका किसी का कुछ छूट जाए, है ना? सो आप लोग प्लीज याद रखा करो ना नेक्स्ट क्लास में क्या कराना है या अभी क्या कराना है, ठीक है? तो देखो, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं हेमिकॉर्डेटा में, है ना? तो अभी तक हम लोगों ने जितने सारे फाइलम पढ़े उनको हमने कहा नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा का मतलब वो होता है जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, ठीक है? और हेमिकॉर्डेटा वो है जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की चीज है। अब देखो चलो, कई सारे नए लोग हैं तो मैं सिंपली बता देता हूँ। तो कुल मिलाकर के जितने भी एनिमल किंगडम है ना, सभी एनिमल किंगडम को हमने, ये एनिमल किंगडम में जितने सारे फाइलम है, ये सब फाइलम, इन सब फाइलम में किसी में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड क्या? बैकबोन जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है।
इसीलिए इन सबको हम लोग किस में रखते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, इनको नॉन कॉर्डेट भी कहते हैं। इस ग्रुप के एनिमल्स को नॉन कॉर्डेट कहते हैं। इनमें बैकबोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, है ना। अब क्या, ये हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसके बाद हेमिकॉर्डेटा में थोड़े टाइम के लिए डेवलप होती है और कॉर्डेटा में पूरे लाइफ टाइम रहती है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग रखते हैं किसमें, कॉर्डेट पे रखते हैं। कॉर्डेट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन पाई जाए और उनका नर्वस सिस्टम बैकबोन से प्रोटेक्टेड हो। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसके अंदर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर पाया जाए, और ये स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, नोटोकॉर्ड। तो जब हम आप बच्चे होते हैं ना, अपनी मदर के वॉम्ब में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो बैकबोन होती है वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में होती है और कार्टिलेज की बनी होती है। आगे चल के धीरे धीरे ये बोन में कन्वर्ट हो जाती है और बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर आपको जितने सारे एनिमल आप हम लोगों ने पढ़े, पोरीफेरा, निडेरियन, स्टीनोफोरा, निमेटोडा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, इनमें किसी में भी नोटोकॉर्ड नाम की कोई चीज नहीं मौजूद, राइट। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं किसको, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा कहने के पीछे एक रीजन क्या है, यहाँ पर ये ऐसा फाइलम है जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कोई चीज है ना। तो एक कनेक्टिंग फाइबर। तो सबसे पहले इसके बहुत कम मेंबर्स हैं। तो जो इसके एग्जिस्टिंग मेंबर है वो मैं आपको बताता हूँ कौन से। बेलेनोग्लॉसिस करके एक एनिमल होता है, वो इसका एग्जिस्टिंग मेंबर है। देखिए, तो एनिमल हेमिकॉर्डेटा, इसका आप स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, कई बार इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है स्कूल्स में। देखो, देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जिस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा है ना, तो ये हमारा 10th फाइलम था। हेमिकॉर्डेटा का ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। तो इसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। तो बेलेनोग्लॉसस एक ऐसा एनिमल है। अब ये वर्म की तरह होता है, इसे और क्या कहते हैं, बेलेनोग्लॉसस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टंग वर्म कहते हैं, है ना। इसे टंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो अच्छा, एक और खास बात, ये है क्या चीज और कहाँ पाया जाता है, चलिए ये बात भी समझ लेते हैं। एक्चुअली जो बेलेनोग्लॉसस है आपका, ये ओशन की फ्लोर में पाया जाता है। तो सपोज दैट ये ओशनिक फ्लोर है ना, यहाँ से, और ये ओशनिक वाटर भरा हुआ है। ओशनिक फ्लोर में, यहाँ पर ओशनिक फ्लोर में ये बरो बना के रहता है, ऐसे सुरंग बना के रखता है। तो ये यू शेप की बरो बनाते हैं, है ना। और इसी यू शेप की जो बरो होती है, इसी के अंदर ये पाए जाते हैं, ये इनकी पिक्यूलरिटी होती है, ठीक। अब इस एनिमल में और क्या खासियत पाई जाती है, देखो, इसका सबसे ऊपर वाला जो जिसमें मुंह पाया जाता है उसको प्रोबोसिस कहते हैं। ये इसकी नेक है, इसको हम कॉलरेट कहते हैं। ये वाला हिस्सा कॉलर कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो नीचे वाला रीजन है, इसको ब्रोंकियल रीजन कहते हैं। ब्रोंकियल रीजन क्या होता है, ब्रोंकियल रीजन वो रीजन होता है जिसमें गिल्स पाए जाते हैं और इसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो मैं जो वाला ये पिंक वाला हिस्सा जिसको कलर कर रहा हूँ पिंक कलर से, ये क्या है, ये इसका ब्रोंकियल रीजन है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें गिल्स मौजूद है, ये देखिए, ये इसमें गिल्स मौजूद है ना, तो गिल्स पोर मौजूद है। इसको हम ब्रोंकियल, ब्रोंकियल रीजन मतलब रेस्पिरेटरी रीजन। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये बाहर की तरफ जो विंग जैसा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, जिसको मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, इसको जेनाइटल विंग्स कहा जाता है। इनमें जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए, इसके बाद आप आते हैं नीचे की तरफ, ये हिपैटिक केशिया है, सीका है, ठीक है, ये हिपैटिक केशिया है। और ये नीचे वाला हिपैटिक रीजन है। हिपैटिक रीजन का मतलब क्या होता है, इस ये यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं। ये वाला जो इसका पार्ट है, इसको ट्रंक कहते हैं। मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पाया जाता होगा, ट्रंक, है ना। और ये क्या है, पोस्ट हिपैटिक रीजन, लास्ट वाला एनस वाला पार्ट है, राइट। इस तरह के ऑर्गेनिज्म है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलेनोग्लॉसस कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जहां पे आपको डाउट हो, किसी को ना समझ में आए, तो एकदम बिल्कुल फ्रैंकली पूछते रहिए, ठीक है। नए वाले बच्चों को अगर कम समझ में आए तो आप समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आएगी तो आपको तो मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा फिर से यहाँ तक दोबारा, है ना। रीजन क्या आता है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से एनिमल किंगडम में नहीं थे। तो वो नए वाले बच्चों को घबराने वाली बात नहीं, मैं उनको पढ़ाऊंगा। नोट कर लिया क्या?
चलिए यस सर। स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नोट करना स्टार्ट कीजिए। चलो हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा मोस्टली लिव्स इन बरो, मोस्टली जो कि मैं आपको बता चुका हूं, मोस्टली लिव्स इन बरो and they are mostly lives in burrow and they are mainly marine animal. Body is divided into next point है, body is divided into proboscis first, collar and trunk, three part. Body is mainly divided into proboscis, collar and trunk. Next point, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। तो देखो जिनमें माउथ और एनस दोनों पाया जाता है मतलब उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट, respiration takes place through dorsal gills। क्या मतलब हुआ ये बताने की क्या जरूरत थी, डॉर्सल क्यों लगने की जरूरत थी? जरूरत है, देखिए अभी आप देखो, आप फिशेस को देखते हो, समझना मेरी बात को, फिशेस को देखते हो तो फिशेस में गिल्स भाई साहब यहां पाए जाते हैं, कहां पे? लेटरल पाए जाते हैं, ऊपर किसी में गिल्स नहीं पाए जाते, इसमें डॉर्सल गिल्स पाए जाते हैं। जितने भी कॉर्डेट होंगे उन सब कॉर्डेट में गिल्स कहां पाए जाएंगे? साइड में पाए जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? लेटरल साइड पाए जाएंगे। लेकिन इसमें कहां पे मौजूद है? ये अगर ऐसा एनिमल है तो इसमें ऊपर की तरफ गिल्स मौजूद हैं, राइट? इसलिए ये जरूरी है समझना, ठीक है? तो नोट करेंगे, respiration takes place through dorsal gills, full stop, यहीं पे लिख लो। gills are found at lateral position in chordate, gills are found at lateral position in chordates. Next point, blood vascular system is open type, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ब्लड आर्टरीज और वेन्स में नहीं बहने वाला, मतलब ऐसे ओपनली फ्लो करेगा, है ना? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। नेक्स्ट पॉइंट, दे कंटेन हार्ट, इसी में नोट कर लो, दे कंटेन हार्ट लेकिन उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, दे हैव डॉर्सल एंड वेंट्रल, मतलब दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे और इधर वाले पे। दे हैव डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दे हैव डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। आईज वगैरह तो कुछ पाई नहीं जाती, सिर्फ इनकी स्किन में सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं जिससे इन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सेंस होता है। नोट करेंगे, सेंसरी सेल्स आर फाउंड outside in body. Next, sexes are separate, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। Sexes are separate and fertilization is external, and sexes are separate and fertilization is external। ठीक है, बस इतना ही था मेलानोग्लोसिस में। किसी को डाउट किसी पॉइंट पे? नो सर। ओके, राइट। अब देखिए, अब देखो क्या है, नेक्स्ट आते हैं कॉर्डेट में। अब इनके बाद वो एनिमल्स आते हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डेट, है ना? तो कॉर्डेट उनको कहते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यंग स्टेज में, किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है।
तो स्कूल वाले आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा साथ में, कि जब मैं आपसे ये कहता हूं कि स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं आपसे बोलूं स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी में अपनी बुक में टिक करते जाइए। मेनली क्या होता है ना, आप जब आपका एग्जाम आता है तो आप पूछते हो कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आपको साथ साथ इसीलिए बताते रहता हूँ। तो स्कूल वाले आप इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, स्कूल्स के टीचर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है। वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि काइंडली नोट डाउन द 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट, 3 मार्कर क्वेश्चन या 5 मार्कर क्वेश्चन, काइंडली डिस्क्राइब द कॉर्डेट अलोंग विद क्लासिफिकेशन। अब देखो, ये जो आपको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपकी बुक में भी यही स्ट्रक्चर बना होगा। मेरे पास बुक भी है, मैं एक बार, हाँ देखिए आपकी बुक में भी ये स्ट्रक्चर बना होगा, किसी भी हेल्पिंग बुक में भी यही स्ट्रक्चर बना होगा, चाहे आप मास्टर्स तक पढ़े उसमें भी यही स्ट्रक्चर बना होगा। और मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम होते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हर कोऑर्डिनेट में मौजूद होंगे, राइट। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का डायग्राम नहीं है ना। और तो हेडिंग डालेंगे फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा के कई सारे पार्ट हैं, आप समझते जाइए। तो मैंने आपको बताया कि कॉर्डेट्स की खास बात क्या होती है, इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये भाई साहब नोटोकॉर्ड है ना। नोटोकॉर्ड ही आगे चल के बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो नोटोकॉर्ड ही आगे चल के बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर ये जो आपकी मौजूद है इसको हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नर्व। दिस इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड, है ना। इसको हम नर्व कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। नीचे नोटोकॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड क्या होती है, ये न्यूरॉन से बनी होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि नोटोकॉर्ड का काम क्या होता है, या कुल मिलाकर के हमारी बैकबोन का काम क्या होता है। तो देखिए यही नोटोकॉर्ड, तो जब हम अपनी मदर के अंदर वॉर्म में होते हैं, है ना, हम फीटस स्टेज में होते हैं, तो उस समय ये नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में पाई जाती है। धीरे धीरे ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज क्या होते हैं, जिससे हमारी नाक बनी हुई है, हमारे कान बने हुए हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यूज को हम कार्टिलेज कहते हैं। ये है आपके सिलेबस में आगे है, एनिमल टिश्यू में, और हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। तो अभी क्या है कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है हमारी बॉडी में, आगे चल के वही बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप ये पूछो कि इस नोटोकॉर्ड का आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, ये बुक्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है नोटोकॉर्ड को, या आप इतना ज्यादा इसको एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो, तो देखिए ये कहने के पीछे रीजन ये है कि एवोल्यूशन जब हुआ एनिमल्स का, तो जो एडवांस एनिमल थे उनके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप ये मत समझिए कि आपकी बैकबोन का काम ये है कि वो आपको सीधा खड़ा रखती है, नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बैकबोन को नेचर ने इसलिए बनाया है क्योंकि उसके अंदर ये जो आपकी इंपॉर्टेंट तारे हैं, ये आपकी वायर से इंपॉर्टेंट, जिनमें इंफॉर्मेशन रन करती है, जिनको कि आप न्यूरॉन्स कहते हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो हमारी बैकबोन के अंदर होल है, उस होल के अंदर ये वायर पड़ी हुई हैं, और इन वायर्स को क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड कहा जाता है। नर्व कॉर्ड क्या होती है, ये हमारे ब्रेन से निकलती हैं और इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में लेकर के जाने का काम करती है। इन वायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नोटोकॉर्ड या बैकबोन का फॉर्मेशन हुआ, यही एवोल्यूशन है, राइट। इसी तरह से आप यहां पर समझेंगे कि जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट। नीचे वाले पार्ट में ये जो आपको गिल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो आपको गिल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले हिस्से, ये गिल्स आपको दिख रहे हैं। तो गिल्स पोर हैं, इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो आप देखिए फेरिंग्स वाले पार्ट, मतलब जहां से रेस्पिरेशन होती है उसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी पार्ट को फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स में गिल्स पाए जाते हैं, है ना। आगे की तरफ माउथ है, पीछे की तरफ एनस है। इसका ये मतलब है कि ये जो है एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चलिए आगे आते हैं। देखो ये देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये ये माउथ से लेके पीछे वाला पार्ट, इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कुछ और पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक, इसको हम ट्रंक कहते हैं, मतलब पेट वाला पार्ट। ये क्या है, दिस इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। और ये क्या है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल,
या इसी को हम डाइजेस्टिव ट्यूब कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब है, ठीक है। चलो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए और किसी को डाउट हो बताइए कोऑर्डिनेट में। नोटोकॉर्ड सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ग्रेट। तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको जरूर बना लीजिएगा, आपको स्कूल में इसको नोट करना पड़ेगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक नोट करने पड़ेंगे, पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं, है ना। तो आप डालेंगे लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में वो आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नोट करेंगे। कॉर्डेटा इज द फाइलम which includes chordata is phylum which include all those animals having notochord, full stop। notochord, अब notochord की डेफिनेशन लिख लो। notochord is a solid unjointed, मतलब बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं होता। notochord is a solid unjointed stiff, मतलब टूटती नहीं जल्दी से, stiff but flexible rod like structure, stiff but flexible rod like structure, full stop। इसी में लिखेंगे it is situated between alimentary canal, it is situated between alimentary canal and nerve cord। नेक्स्ट आगे हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। फर्स्ट, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है जिससे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया सकता है, जैसे हमारे आपको सिर्फ इसी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया सकता है। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट, they are ट्रिप्लोब्लास्टिक, they are ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनका एम्ब्रियो में 3 लेयर पाई जाएंगी। नेक्स्ट, they have organ system, they have organ system level of organization, they have organ system level of organization। next point, coelom, comma complete digestive tract, और एक ब्रेक पॉइंट पिक करना। coelom, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर ले, coelom complete, coelom जिनको स्पेलिंग नहीं पता मैं बताता हूँ, coelom complete digestive tract, complete digestive tract, respiration, respiratory and excretory organ, respiratory and excretory organ are present। next point, they have closed circulatory system and heart, मतलब blood arteries और veins में बहेगा। they have closed circulatory system and heart। next point, asexual reproduction is absent, asexual reproduction is absent and sexual reproduction is present, asexual reproduction is absent and sexual reproduction is present। क्लियर है?
अब देखो कॉर्डेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये बात समझ लेते हैं। कॉर्डेटा को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझिए बात। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो देखो आपके सिलेबस में क्या क्या है। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखेंगे पेज नंबर 55 एनसीईआरटी में। कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, तीनों ही आपके में दिए गए, और फिर वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, आपके सिलेबस में प्रॉपरली है। और मैं आपको बता दूं इसमें से फिशेस से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं नीट। जो जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन आपको जहां पे नहीं समझ में आए आप बताना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। 2 बार 3 बार आप जितनी बार बोलोगे मैं बता दूंगा, ठीक है। हालांकि आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। माइट भी नए वाले बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए, तो आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको फिर से दोबारा पढ़ूंगा ये बात, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए। देखो ये हो गया फाइलम कॉर्डेटा, है ना। तो कॉर्डेटा को अब हमने, तो कॉर्डेटा किसको, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कॉर्डेटा को हमने 2 पार्ट पे डिवाइड किया। पहला आप देख पा रहे होंगे एक्रेनिएटा, है ना। क्या मतलब हुआ, एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा। एक्रेनिएटा समझिए मेरी बात को। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन ये मतलब जो हमारा हेड है, ये इसके ऊपर एक हड्डी है, एक बोन है, कई सारे बोन्स का कॉम्बिनेशन है। इन बोन्स के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो बंद है, तो हम इसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। और ये जो हमारे ब्रेन बॉक्स है, मतलब हमारे सर की जो पूरी बोन है ऊपर की, इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं, है ना, क्रेनियम। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ब्रेन बॉक्स, या हमारा ब्रेन किस हड्डी के अंदर बंद होता है, आप सबने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी मेरे हिसाब से, तो उनको हम क्रेनियम कहते हैं। जिनमें ऐसे एनिमल जिनमें ये बैकबोन, ये ब्रेन बॉक्स पाया जाता है हड्डी, उनको बोलते हैं क्या, क्रेनिएटर या क्रेनिएटा। और जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता उनको क्या बोलते हैं, एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ऐसे वो जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता, यहाँ पे लिख देता हूँ नो ब्रेन बॉक्स। समझते जाइए, स्क्रीन पे समझिए, नोट बाद में करिएगा। नो ब्रेन बॉक्स, और यहाँ पर क्या है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट। तो हमने क्या किया कि जितने भी कॉर्डेट थे जिनमें सब में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो पहला हमारा जो पार्ट था उसको हमने बोला एक्रेनिएटा, है ना, जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे लिखा नो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, नोटोकॉर्ड में परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, है ना। तो समझिए मेरी बात को। अब ये वो एनिमल हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती तो है, ये पैदा होते हैं नोटो, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना, नए वाले बच्चे ध्यान समझिएगा। ये बैकबोन मतलब कि जो नोटोकॉर्ड होती है उसके साथ पैदा तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बैकबोन पूरी जिंदगी भर उनके साथ में रहे। इनमें क्या होता है, बैकबोन ये नोटोकॉर्ड पाई तो जाती है, लेकिन हो सकता है कि गायब हो जाए। जैसे यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, इसके लार्वा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और जैसे एडल्ट में कन्वर्ट होता है नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। अब हमने क्या किया है, तो ऐसे एनिमल जो एक्रेनिएटा है, मतलब जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता है, उनको हमने क्या किया है, और जिनमें नोटोकॉर्ड किसी न किसी लाइफ की स्टेज में पाई जाती है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा वो हैं जिनमें बहुत थोड़े समय के लिए नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेटा में जो ये पाई जाती है पूरे लाइफ टाइम पाई जाती है ना। तो देखिए यूरोकॉर्डेटा का एक एग्जांपल है हार्डमेनिया। देखिए एक चीज और आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th के होते हैं, उनको लगता है कि हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं या कुछ ज्यादा हो रहा है। 12th वाले बच्चों को ऐसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अभी आपको ये एक्सपोजर नहीं होता है इस टाइम पीरियड में 11th में कि क्या नीट में पूछा जाता है क्या नहीं। अब ये हार्डमेनिया पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, या यूरोकॉर्डेटा पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, आपके स्कूल वाले हो सकता है बिल्कुल ना पूछे। तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हार्डमेनिया में ब्लड का कलर क्या होता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, हार्डमेनिया में ब्लड का कलर क्या होता है। एक और पूछा गया था क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट किस में पाया जाता है, आंसर हार्डमेनिया। हार्डमेनिया से कई बारी क्वेश्चन आ चुका नीट पे, कई बार, आप देखिएगा। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें क्या होता है, इनकी बैकबोन ब्रेन तक पाई जाती है, मतलब आगे से पीछे तक पूरे में बैकबोन पाई जाती है और पूरी लाइफ में बैकबोन रहती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस।
एम्फीबॉक्सेस। अब आ जाते हैं क्रेनिएटर, मतलब जिनमें ब्रेन बॉक्स पाया जाता है। और यहाँ पे देखो क्या होती है, इनमें सिर्फ नोटोकॉर्ड पाई थी, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, क्या बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम बोले तो क्या मतलब हुआ, बैकबोन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो हम लोग कौन है, हम लोग क्रेनिएटा है, क्रेनियम पाई जाती है। और हमें क्या होता है, जब बच्चे होते हैं तो नोटोकॉर्ड होती है, और बाद में नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट आती है, बैकबोन। मैं लिख देता हूँ बैकबोन, ठीक है। अब देखो, अब इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। समझना मेरी बात को, ग्नेथा माने क्या होता है, जॉ, ठीक है। तो एग्नेथा वो होते हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो जॉज, ऐसे एनिमल जिनमें जॉ नहीं पाए जाते। और ग्नेथोस्टोमेटा जिनके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं, विद जॉ, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा। अब जिनमें मतलब क्या होता है, जॉ नहीं पाए जाते, इनको दो पार्ट में, ऑस्ट्रेकोडर्मी और क्या, साइक्लोस्टोमोटा। समझिए भाई बात को, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमोटा। अब देखो ये जो आपका ऑस्ट्रेक्टोडर्मी है, ये एक्सटिंक्ट हो गए, अब ये नहीं पाए जाते, इनके फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो गए। साइक्लो मतलब गोल, और स्टोमा मीन्स मुंह, जिनका मुंह गोल पाया जाता है उनको साइक्लोस्टोमा कहते हैं। तो साइक्लोस्टोमा में आपके एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया लैम्प्रे से, मैं नोट लिख देता हूं, पेट्रोमाइजोन से एग्जांपल, पेट्रोमाइजोन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम से देखिएगा कितने क्वेश्चंस आए, और हमने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन फंस रहे नहीं फंस रहे, आपको खुद में पता लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा एम्फेसिस आपका फोकस इधर ही चाहिए। देखिए, ग्रैथोस्टोमेटा मतलब विद जॉ, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। अब इसमें तीन आए, दो आए, पाइसीस आपको पता है, फिशेस की बात की है, टेट्रापोडा जिसमें दो मतलब हाथ पैर पाए जाए, टेट्रापोडा मतलब चार जोड़ी, दो जोड़ी लिम्स पाए जाए या चार लिम्स पाए जाए, टेट्रापोडा, दो हाथ दो पैर, हमारे भी हैं, तो हम लोग कौन है, टेट्रापोडा है। और दूसरे पाइसीस मतलब फिशेस। अब पाइसीस में, पाइसीस को फर्दर डिवाइड किया है तीन पार्ट में, प्लैक्टोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थिस और ऑस्टेक्थिस। समझिए, प्लैक्टोडर्मी में कौन आते हैं, प्लैक्टोडर्मी भाई साहब एक्सटिंक्ट है, अब नहीं पाई जाती। पिराना देखिए आपने, मूवी देखी किसी ने पिराना, क्या देखी, यस किसी ने देखी, यस देखिए, देखिए ना, पिराना मूवी जो है वो एक्चुअली प्लैक्टोडर्मी को लेके बनाई गई है। इनको साइंस फिक्शन कहते हैं। साइंस फिक्शन का मतलब होता है साइंस में हमने कुछ सोचा, कुछ पहले पाया जाता था या कुछ एग्जिस्ट करता था, हमने सोचा और हमने इस पर मूवी बना दी, साइंस फिक्शन होते हैं। तो पिराना जो मूवी बनी वो प्लैक्टोडर्मी के ऊपर ही, ऐसा मतलब कहा गया है कि मान लो प्लैक्टोडर्मी मौजूद होते तो क्या होता, वो उस पे बेस पे मूवी बनी है। वो जो दिखाई गई मूवी में वो एक्चुअली पिराना जो है वो यही है ना, प्लैक्टोडर्मी है। फिर आते हैं कॉन्ड्रेक्थिस। कॉन्ड्रेक्थिस में वो फिशेज होती है जिनकी बॉडी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की, शार्क, शार्क आती है भाई साहब इसमें। ऑस्टेक्थिस में वो सब जिनको आप में से बहुत सारे लोग खाते हैं, है ना, रोहू मछली जैसे हो गए, है ना। तो इसका क्या हो गया, इनको बोनी फिशेस कहते हैं। तो वो हर फिश जिसको आप देखते हो उसको बोलते हैं बोनी फिशेस, जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं। और ये कॉन्ड्रेक्थिस, शार्क जिनकी बॉडी में हड्डियां नहीं पाई जाती, वो किसी कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। प्लैक्टोडर्मी गायब हो गई। आप टेट्रापोडा में आते हैं, एम्फीबियन, फ्रॉग, रेप्टिलिया, लिजर्ड, एप्स, बर्ड, मैमल्स, हम सब ह्यूमन भी। क्लासिफिकेशन देखो, कहीं पे डाउट हो पूछो फिर से। सर जो स्पीशीज में से एक्सटिंक्ट हो गई है सर, उनका तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है सर कुछ। जो इस पे, हाँ वही ना, डिटेल में नहीं है, इसलिए हम लोग इनको डिटेल में नहीं पढ़ने वाले ना। ओके सर। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शील्ड फिशेस। तो ये प्लैक्टोडर्मी जो थी ना, इनको शील्ड फिशेस कहते थे, इनकी बॉडी में आगे शील्ड की तरह पाया जाता था। तो ये क्वेश्चन, ये नीट के प्योरली क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में एक क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ये था सिफेलोकॉर्डेटा में, है ना, तो कहाँ गया सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा पूछा गया था कि इनकी मतलब कौन सी ऐसी फिशेज होती हैं जो अपने बच्चों को बर्थ देने के बाद जिनकी डेथ हो जाती है, उसका ये आंसर सिफेलोकॉर्डेटा। एस्चुरीज में कौन सी पाई जाती है, सिफेलोकॉर्डेटा। हार्डबेनिया से क्वेश्चन आ चुका है, प्लैक्टोडर्मी से क्वेश्चन आ चुका है। बताओ भाई सब लोग देखिए, अदनान समझ में आ रहा है क्या? जी सर। पक्का?
जी जी सर, ग्रेट। नोट कर रहा हूँ सर। हालांकि हम लोग दोबारा पढ़ेंगे पूरा फाइलम तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, दोबारा से मैं आपको जी क्लास सर, ले सकता हूँ, है ना। अमन थैंक यू सर। समझ आ रहा है बेटा? अमन यस सर। पक्का समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, कोई लोग हेजिटेट मत करना, किसी को भी कहीं पे ना समझ में आए आप पूछिएगा। अब ओके पुराने वाले बच्चे, अंशिका, अर्पित, साची, आयुषी, बताओ बेटा, क्लियर है सबको? क्लियर। Yes, sir. ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मैं सबको समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, है ना। तो देखते हैं फाइलम कोडेटा में थोड़ा थोड़ा आप नोट कर लो, है ना। जितना जितना हमें जरूरत है बस उतना उतना आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बहुत एक्सेस में कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन जितना आपको जरूरत है वो आपको नोट करना पड़ेगा। तो अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें यूरोकोडेटा में, है ना। तो हेडिंग डालो यूरोकोडेटा, एग्जाम्पल हार्डमेनिया। यूरोकोडेटा एग्जाम्पल हार्डमेनिया। मैं आपको दिखाता हूँ यूरोकोडेटा होते कैसे। स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डायग्राम। ये आपको लगेगा भी नहीं कि एनिमल है क्या। एग्जांपल क्या बोला था? हार्डमेनिया ये है, मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है ये, तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे यूरोकोडेटा। और यूरोकोडेटा जिसका आप डायग्राम देख रहे हैं ये है हार्डमेनिया। हार्डमेनिया हार्डमेनिया इस तरह से अजीब सा इसी तरह डिशेप्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, ओशंस के फ्लोर में पाया जाता है। तो ओशंस की फ्लोर में इस तरह से इसका फुट होता है, जो ये मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, इस तरह से फुट होता है। इस फुट की हेल्प से रॉक पे या सॉइल पे किसी भी चीज पे चिपका हुआ होता है, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता, तो ये एक जगह चिपके हुए रहते हैं। तो इस वाले हिस्से को हम लोग फुट कहते हैं। ये मैस्यू वाला जो इसका मैस्यू पार्ट है ये फुट वाला हिस्सा है, तो इसको हम लोग फुट कहते हैं, है ना। तो इस हिस्से की हेल्प से चिपका हुआ रहता है किसी भी रॉक में, किसी भी सबस्ट्रेटम में, ठीक है। अब एक और चीज, ये ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ना ब्रोंकियल अपर्चर, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। तो ये ब्रोंकियल साइफन, ये छेद होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे कि ये गोनट्स मौजूद है। ये इसका गोनट्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका इंटेस्टाइन वाला पार्ट, है ना। और ये फुट वाला पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है इसलिए इसको पोस्टीरियर कहते हैं। और ये इसका अगला हिस्सा, इसको एंटीरियर वाला पार्ट, डॉर्सल ऊपर वाला हिस्सा, और ये वेंट्रल मतलब नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। नोट कर लो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक और चीज बता दो, एक और क्वेश्चन है जो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकी जो आउटर सरफेस होती है ना, ये आउटर लेयर, ये लेदर की तरह होती है, मोटी सी, ठीक है। इसको कहते क्या है, इसको हम लोग ट्यूनिका कहते हैं, ट्यूनिका, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका। तो ट्यूनिका क्या होती है, इट इज स्किन, ये इसकी खाल है, ये इसकी स्किन है। नोट करो, द बॉडी इज कवर्ड विथ, the body is covered with a layer called tunica. Body is covered with a layer called tunica. Next point, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए। इसके लार्वा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और जैसे जैसे ये डेवलप होता है, बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो नोटोकॉर्ड गायब हो गई। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि इसका लार्वा ज्यादा डेवलप है और एडल्ट कम डेवलप है। ये तो उल्टा हो गया। नॉर्मली क्या होता है, लार्वा कम डेवलप होता है और एडल्ट ज्यादा डेवलप होता है। तो यहां पर क्या होता है, जब ये पैदा हुआ तो डेवलप स्टेज में था, और जैसे जैसे बड़ा होता गया तो डेवलपमेंट क्या हो गया, कम होता गया, तो नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहते हैं। रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, क्लियर है, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो इसमें उल्टा डेवलपमेंट होता है, मतलब इसका छोटा बच्चा जो लार्वा है वो ज्यादा डेवलप है और एडल्ट इसका कम डेवलप है। तो नोट करेंगे, दे हैव रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। सर एक बार रिपीट कर दो कि रेट्रोग्रेसिव। हाँ, रेट्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि अब समझना मेरी बात को, जैसे मान लो कोई बच्चा हो, उसके पहले 9th में 10th में वो एकदम टॉपर था, 11th 12th में और कम नंबर हो गए,
ग्रेजुएशन में जाते जाते वो सेकंड डिवीजन हो गया, मास्टर्स में आते आते वो थर्ड डिवीजन हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होती गई। इसका मतलब वो पहले ज्यादा एडवांस था, बाद में धीरे धीरे कम एडवांस होता गया। इस तरह के किसी, तो आप बोलोगे इस लड़के का जो डेवलपमेंट है ना वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, पहले ब्रेन इसका ज्यादा तेज था, अब बेकार हो गया, है ना। इसी तरह से इसमें क्या होता है, जो उसका लार्वा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो ज्यादा डेवलप होता है क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जैसे जैसे वो लार्वा बड़ा होता है तो नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है, तो डेवलपमेंट नेगेटिव हुआ ना, इसको रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ठीक है, ओके सर। नोट करेंगे। दे हैव, ये नीट का प्योरली क्वेश्चन है, दे हैव रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एज larva have notochord and it is more developed, full stop. When larva mature, notochord disappear. When larva mature, notochord disappear. One last point, यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको बताया। हार्डमेनिया हैव ग्रीन ब्लड, कोई बता सकता है इसका ब्लड ग्रीन क्यों होता है? हार्डमेनिया हैव ग्रीन ब्लड, तो भाई साहब जितने एनिमल पाए जाते हैं, ब्लड कितने कलर का पाया जाता है, कोई बता सकता है एनिमल्स में? रेड, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट या कलरलेस, 4 तरह का ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन ब्लड पाया जाता है कहां पे? सिर्फ और सिर्फ इसी में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा ब्लड रेड है, तो रेड किसकी वजह से? आयरन की वजह से, हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है, उसी तरह से इसके ब्लड में पाया जाता है वेनेडियम। ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है और पूछा हुआ, नोट करें। द ब्लड ऑफ हार्डमेनिया इज ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम। यूरोकॉर्डेटा क्लियर है? सबको समझ आया हार्डमेनिया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, है ना। तो दूसरा वाला हमने देखा सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखो सिफेलोकॉर्डेटा में कौन आता है, तो मैंने आपको लगाया था कि सिफेलोकॉर्डेटा में आता है एम्फिऑक्सस, बताते हैं एम्फिऑक्सस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो सिफेलोकॉर्डेटा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डमेनिया में क्या है, मतलब यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड गैप, सिफेलो मींस होता है ब्रेन, और कॉर्डेटा मतलब जिसकी नोटोकॉर्ड उनके ब्रेन के ऊपर तक हो, देखो यहां तक है ना, आगे तक, ये तो ये नोटोकॉर्ड है इसकी, आप देख पा रहे हैं, ये एकदम आगे तक है, ब्रेन तक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, पहले में, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है इसका, क्या बोलते हैं, एम्फिऑक्सस। तो आप देखो ये लिखा एम्फिऑक्सस, है ना। एम्फिऑक्सस जो है, नोट करो, मैं अभी आपको बता रहा था, चलो पहले नोट करो फिर बताता हूँ पॉइंट के बारे में बताऊँ। बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर मोटाइल, वहां पे क्या था, लार्वा मोटाइल है, एडल्ट मोटाइल नहीं है। बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर मोटाइल। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू एंटीरियर एंड। इसमें कैसा है, लार्वा कम डेवलप है, एडल्ट ज्यादा डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो क्या बोलेंगे, दे हैव प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। वहां पे रेट्रोग्रेसिव था, यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव, दे हैव प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव
न्यूमरस गिल स्लिट, बहुत सारे गिल स्लिट पाए जाते हैं। दे हैव न्यूमरस गिल स्लिट, दे हैव न्यूमरस गिल स्लिट। नेक्स्ट पॉइंट, they are sensitive to light, they are sensitive to light। ठीक भाई, चलिए, तो ये हो गया सेफेलोकॉर्डेटा, बस इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्टिब्रेटा, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाए। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में या वर्टिब्रेटा में सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, एग्नाथा। तो नोट करेंगे एग्नाथा, अभी मैंने आपको बताया एग्नाथा, मैं लिख देता हूँ, अगर किसी के पास आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं लिखते जाता हूँ। नेक्स्ट है, तो मैंने आपको बताया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में सबसे पहला जो आया सेक्शन वो है एग्नाथा। बस एक लाइन लिख लो, एग्नाथा आर दोज वर्टिब्रेट which do not have jaw, which do not have jaw। तो मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें एग्नाथा को हम कई सारे क्लास में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो पहला क्लास है वो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेकोडर्मी, और हमने पढ़ा कि जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं या अब नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, अब नहीं पाए जाते ऑस्ट्रेकोडर्मी। दूसरा मैं आपको बताऊंगा साइक्लोस्टोमेटा, है ना, क्लास 2। तो दूसरा नंबर पर क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तो मैंने आपको बताया कि साइक्लोस्टोमेटा में वो पाए जाते हैं जिनमें सर्कुलर माउथ पाया जाता है ना, सर्कुलर माउथ, दे हैव सर्कुलर माउथ, तो इनमें गोल मुंह पाया जाता है, सर्कुलर माउथ। और मैंने आपको बताया कि इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, पेट्रोमाइजोन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, पेट्रोमाइजोन। याद रखना, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, मैं लिख देता हूँ क्या कहते हैं, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, लैम्प्रे, है ना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, है ना। और तीसरा मैं जो आपको बताऊंगा इसमें एग्नाथा में, मतलब जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जौ नहीं पाए जाते, तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, दो में डिवाइड किया हुआ, नहीं दो में ही डिवाइड किया हुआ था इसको, तो ग्नाथोस्टोमेटा में आ जाएंगे नेक्स्ट। एक मिनट, जस्ट हाँ, ऑस्ट्रोकोडर्मी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, दो में डिवाइड किया। तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रोकोडर्मी। तो ऑस्ट्रोकोडर्मी क्या, ये एक्सटिंक्ट हो गई है, तो नोट करेंगे ऑस्ट्रोकोडर्मी इज एक्सटिंक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर दी अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट, सबसे पहले वर्टिब्रेट अर्थ में यही थे, दे आर दी अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट, दे आर दी अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट। अब जो क्वेश्चन पूछा गया कि आर्मर्ड फिशेस की, ये नीट का क्वेश्चन है, दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज armored fishes, they are also known as armored fishes। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑस्ट्रोकोडर्मी, they are also known as armored fishes। इधर गई ऑस्ट्रोकोडर्मी, जस्ट मैं आपको डायग्राम को दिखाता हूँ। ऑस्ट्रोकोडर्मी, armored fishes, what is that? Just a minute।
ये इसका फॉसिल है, आर्मर्ड फिश ऐसे रही होगी, समझ आया? तो इस तरह की खतरनाक टाइप की फिश रही होगी जिसकी बॉडी इस समय आर्मर्ड की तरफ, जैसे आर्मर्ड क्या होता है, जैसे वो कैप वगैरह, लोहे की कैप वगैरह आपने देखा होगा, आयरन के कैप वगैरह पहने रहते हैं, वो आपने हिस्टोरिकल मूवीज में देखा होगा। तो ये ऐसी फिश होती थी, आर्मर्ड फिश, और ये उसका फॉसिल है, अब ये नहीं पाई जाती, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है, दे आर आर्मर्ड फिश। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए साइक्लोस्टोमेटा। तो मैंने आपको बताया कि साइक्लोस्टोमेटा में मैं आपको लैम्प्रे बता रहा हूँ, लैम्प्रे क्या होती है, जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया। लैम्प्रे मैं आपको दिखा देता हूँ, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। तो साइक्लोस्टोमेटा, इनका मुंह सर्कुलर होता है, क्यों भाई? फिर ये कैसे फूड खाते होंगे? फूड खाने की जरूरत नहीं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, बड़ी बड़ी फिशेस पे चिपक जाते हैं और ये उनका ब्लड सक करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से ये फिशेस होती हैं, इनका सर्कुलर माउथ होता है, ये पैरासाइट है, तो दूसरे पे अपना मुंह ऐसे चिपका लेती हैं और सक करती रहती हैं, तो इन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनको जॉ की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट करेंगे साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजोन। अब देखो इसमें क्या है, ये उसका ऊपर नॉस्ट्रिल है, ये बकल टनल मतलब मुंह है इसका, ये आई है, और इसमें बहुत सारे गिल्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये ट्रंक है। अब देखो इसमें अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, पोस्टीरियर ऊपर की तरफ फिन्स है, लेकिन इसका दूसरा पेयर नहीं मौजूद है, नीचे की तरफ फिन्स नहीं है, देखिए, तो अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। ये पीछे कॉर्डल फिन्स जो डायरेक्शन चेंज करता है, टेल। क्लोइकल अपर्चर मतलब क्या होता है? क्लोइकल अपर्चर उनको बोलते हैं, ये बार बार टर्म आप लोग पढ़ेंगे, तो जिस जिस जो एक्सक्रीशन के लिए भी यूज हो, तो क्लोएका एक्सक्रीशन और एग लेइंग, जो दोनों काम के लिए एक कोई पोर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। ऐसा कोई पोर जो दोनों की तरह से फंक्शन करे, नोट करेंगे। दे आर फाउंड इन सीज एंड लार्ज रिवर्स, दे आर फाउंड इन सीज एंड लार्ज रिवर। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था, तो ये ऐसी जगह पाई जाती है एस्चुरीज में। एस्चुरीज क्या होती है? जहां पर नदियां या रिवर्स जाकर के ओशंस में मिलती है, उस पार्ट को एस्चुरीज कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जब इनको एग ले देना होता है, उसको स्पाविंग कहते हैं, जब अपने बच्चों को बर्थ देना होता है, तो स्पाविंग करने के लिए ओशन से आ जाती है रिवर पे। ये इनकी पिक्युलरिटी है, ये कई बार नीट पे क्वेश्चन पूछा गया, समझिए बात को। ये ओशन से आ जाती है रिवर में, रिवर में एग ले करती है और वापस चली जाती है, 2-3 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनके बच्चे वही रिवर में डेवलप होते हैं और फिर वो बच्चे ओशंस की तरफ वापस लौट आते हैं। दैट इज देयर बिहेवियर एंड लाइफ साइकिल, नोट करेंगे। तो सर इनकी सर रिप्रोडक्शन के बाद डेथ हो जाती है सर? हाँ जी बेटा। सर जब ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं सर उनके बाद डेथ हो जाती है सर? हाँ राइट, ये एग लेइंग करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर फिर इनकी ये ज्यादा तो नहीं होंगे, मतलब इनकी पॉपुलेशन कम नहीं होगी? हाँ मतलब ये एक पर्टिकुलर जोन में पाए जाते हैं ना, सो दे आर नॉट टू मच इन नंबर, तो कम नंबर में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर अलग है और ये बहुत पहले इवॉल्व हुए, धीरे धीरे ये सब गायब हो जाएंगे, है ना। देखो एवोल्यूशन में जो पहले आया उसको तो धीरे धीरे किसी न किसी दिन गायब होना ही होना है, ठीक है, नोट करो। इफ साइक्लोस्टोमेटा आर मरीन, if cyclostomata are marine, they migrate for spawning, they migrate for spawning to fresh water, they migrate for spawning to fresh water, full stop. After spawning, within few days they die. After spawning, within few days they die, full stop. Their larvae develop and migrate to their larvae develop and migrate to ocean. Next point, they are jawless, they are jawless and they are jawless and they are not true fish, underline करेंगे, they are not true fishes. Next,
brain is poorly developed and have unpaired fins. Brain is poorly developed and have unpaired fins. ये मैंने दोनों के जो पॉइंट बताए हार्डमेनिया वाले और ये वाले, आप याद रखिएगा, ये बहुत नीट में पूछे हुए क्वेश्चन और इससे तो बहुत बार पूछेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर अनपेड फिश कैसे, मतलब अनपेड फिश देखो ना, देखो नॉर्मल फिश जैसे अपन देखते हैं, आप देखो हम लोग फिश जो आजकल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर एक इधर फिश है तो इधर भी तो पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है कि नहीं पाया जाते हैं? यस सर। है ना, ऐसे अगर पाया जाएगा तो यहाँ पे भी ऐसे पाया जाएगा। तो अब फिशेस में पेयर में, इसमें देखो पेयर में कहाँ है, ऊपर है डॉर्सल है ना, एंटीरियर डॉर्सल है लेकिन एंटीरियर वेंट्रल नहीं है, पोस्टीरियर डॉर्सल है पोस्टीरियर वेंट्रल नहीं है, तो अनपेयर हो गया ना, ये यस है, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट। सर लैम्प्रे वाला। लैम्प्रे इनका नाम है, इन्हें बोलते हैं लैम्प्रे, है ना, और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डीप ओशंस में पाए जाते हैं, तो जहाँ पर लाइट नहीं होती है ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, ये इतने डीप में पाए जाते हैं, वहाँ पे दूसरे एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी आप नेट जियो में देखोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। बहुत कम नेट जियो के बहुत कम ऐसे साइंटिस्ट जो इनको शूट कर पाते हैं अपने कैमरा से। तो हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा, यूरोकॉर्डेटा मैंने आपको बता दिया, सेफेलोकॉर्डेटा मैंने आपको बता दिया, एग्नेथा बताया, ऑस्ट्रेकोडर्मी जो गायब हो गए हैं, साइक्लोस्टोमेटा बता दिया। अब आ जाते हैं ग्नैथोस्टोमेटा में, हेडिंग लो ग्नैथोस्टोमेटा, सब फाइलम ग्नैथोस्टोमेटा। तो इसमें दो ही हैं, पाइसीज और टेट्रापोडा। तो सब फाइलम ग्नैथोस्टोमेटा, इसी के नाम सामने लिखो, ग्नैथोस्टोमेटा आर दोस which have jaw in their mouth. Which have jaw in their mouth. Full stop. They are, इसी में लिखेंगे, they are further divided into two superclass. They are further divided into two superclass. They are further divided into two superclass. Pisces and Tetrapoda. Full stop. Heading लाइन है Pisces. Pisces. Pisces are those which bear fins. Pisces are those, तो Pisces उनको बोलते हैं fins पाए थे, which bear fins, and they include true fishes. They include true fishes. Full stop. पहला पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1 प्लैक्टोडर्मी। तो मैंने बताया प्लैक्टोडर्मी वो हैं जो गायब हो गई, जैसे कि पिराना जो थी, तो प्लैक्टोडर्मी नोट करेंगे। प्लैक्टोडर्मी, they are known as armored fishes. Plactodermi, they are known as armored fishes, and they all are fossils, and they all are fossils. ये देखो ऐसे थी, they all are fossils and extinct now. बस इतना ही आपको जानना है इसके बारे में। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्थीज, दूसरा वाला ना, मैंने आपको बताया ये जो कॉन्ट्रैक्थीज थी, ये कॉन्ट्रैक्थीज में कौन आएगी, शार्क, और ऑस्टिकथीज में कौन आएगी, नॉर्मल फिशेस। तो नोट करेंगे कॉन्ट्रैक्थीज, दे इंक्लूड कार्टिलेजियस फिशेस, दे इंक्लूड कार्टिलेजियस फिशेस। कार्टिलेज क्या होती है, फ्लेक्सिबल बोन, मैंने आपको अभी बताया। दे इंक्लूड कार्टिलेजियस फिशेस, दैट इज their body is made up of cartilage. Their body is made up of cartilage and they do not have bones.
लाइक शार्क। शार्क की पूरी बॉडी में बैकबोन को छोड़ के बाकी कोई भी बोन नहीं पाई जाती। उनकी पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है इससे, कार्टिलेज से। यही रीजन है कि वो पानी में इतनी रफ्तार से चल सकती है। यू कांट इमेजिन शार्क की रफ्तार कितनी होती है पानी में। डू यू हैव एनी आइडिया किस रफ्तार से चलती है? किसी को आइडिया है शार्क की रफ्तार कितनी होती है पानी में? एनी आइडिया? शार्क की रफ्तार भाई साहब पानी में 114 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, 114 किलोमीटर पर आवर। और शार्क का वेट कितना होता है? 1 टन मिनिमम, जो नॉर्मल शार्क होती है, मतलब एक स्विफ्ट डिजायर के बराबर। तो आप सोचिए, पानी में तैरती हुई रफ्तार से चलती हुई शार्क वैसे होती है जैसे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी 100 की रफ्तार से रोड में चल रही है। शार्क की चलते समय अगर उसकी पूंछ भी हमारे जैसे आपके आदमी के लग जाए तो हम लोगों का जो पूरा का पूरा रिब केज एक झटके में टूट जाएगा। और शार्क 3 किलोमीटर दूर से पानी में ब्लड की स्मेल को फील कर सकती है, इसीलिए पानी में सबसे खतरनाक शिकारी है शार्क, है ना। तो दिस इज द लाइक स्टोरी। और एक और खास बात होती है, शार्क और वुल्फ के बारे में एनिमल किंगडम में कहा जाता है, ये दो ऐसे एनिमल हैं, अगर इनके मुंह के अंदर कोई भी चीज आ जाती तो वो वापस नहीं आ सकती। मींस इनके जॉ में अगर कोई चीज पड़ गई तो उसको वहीं से कट जाना है या टूट जाना है। यही खास बात वुल्फ की भी होती है। वुल्फ ने अगर लॉयन का भी पैर पकड़ लिया, किसी भी एनिमल का पैर पकड़ लिया, तो वो बोन्स को क्रश कर देते हैं। उनका जो जबड़ा होता है, जॉ होता है, वो क्रोकोडाइल से भी ज्यादा पावरफुल होता है, उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, वो एनिमल की बोन्स तक खा जाते हैं, इसीलिए वो इतना बदनाम है। और यही बात शार्क की होती है। शार्क के टीथ का डिजाइन ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज के मुंह में आ गई वो कट जाती है। सो दे आर द डेडलीस्ट वन। दीस टू एनिमल्स आर दे आर वेरी डेडली एनिमल्स। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टेक्थीस। अब देखो ऑस्टेक्थीस, दे आर कॉल्ड बोनी फिशेस। तो हेडिंग डालेंगे ऑस्टेक्थीस। जितना मैं लिखा रहा हूं बस आपको उतने याद रखने की जरूरत है, उससे ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट ऑस्टेक्थीस। अब मैं बता देता हूँ ऑस्टेक्थीस क्या होता है, ये थोड़ा समझ लीजिए। तो ऑस्टेक्थीस वो सब फिशेस है ना। इसमें एग्जांपल याद है कि लीबियो, लीबियो पूछा जाता है कि लीबियो क्या होती है। रोहू जो फिश होती है ना, जिसको कि नॉर्मली लोग खाते हैं इंडिया में, तो वो लीबियो ही है। ये देखिए, जिसको आप एक्चुअल में फिश समझते हैं वो ये है ना। नोट कर लो ऑस्टेक्थीस। दे इंक्लूड बोनी फिशेस लाइक लेबियो। याद रखना इसका नाम क्या है, रोहू। इंडियन फिशेस है रोहू। They are called bony fishes as their body is made up of bones. As their body is made up of bones. सर बोन्स, बोन्स बोन पाई जाती है, इनमें हड्डियां पाई जाती हैं। लोग बोलते हैं ना फिश में कांटे पाए जाते हैं, एक्चुअली वो इनकी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिशेस। तो मैंने आपको तीनों तरह की फिशेस बता दी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। Tetrapoda are those animals which have tetrapoda are those animals which have two pair of limbs, which have two pair of limbs। तो जैसे फ्रॉग, और फ्रॉग तो दिखाने की जरूरत है नहीं आपको, तो टेट्रापोडा में आ जाइए। तो हम लोग तो दो, जिनमें दो जोड़े लिम्स पाए जाए, मतलब दो हाथ दो पैर पाए जाए, तो टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में सबसे पहला जो आता है वो है हमारा एम्फीबिया। नोट करो एग्जाम्पल फ्रॉग। दे आर इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिखेंगे। दे आर फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड, दे आर फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये क्या होता है, ये क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल? ये क्या चीज है भाई?
So They they can are- change the body temperature according to environment. पक्का? और कौन बताएगा? They cannot change their body temperature according to environment. Actually, इनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के जैसे समझिए मैंने, दे कैन नॉट चेंज, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, हम आप क्या हैं, हम आप हैं हॉट वार्म ब्लडेड, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इसको 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट कहते हैं, इतना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। समझ मेरी बात को? हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हमारा खून इतना गर्म रहता है, इतना वार्म रहता है। बाहर जैसे अंटार्कटिका में, कनाडा में -40 टेम्परेचर हो जाए, लेकिन आदमी के ब्लड का टेम्परेचर इतना ही रहेगा। गर्मियां पड़ रही हैं, 48, 49, 50 तक टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड का टेम्परेचर इतना ही रहेगा। तो ये होते हैं होमोथर्मिक, ये अपने बॉडी के ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। एक्सटर्नल चेंज से इनके ब्लड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? फिशेस, एम्फीबियंस। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिनका बाहर टेम्परेचर गिरा तो उनके ब्लड का भी टेम्परेचर गिर जाएगा, बाहर टेम्परेचर बढ़ा तो उनके ब्लड का भी टेम्परेचर गिर जाता है। यही रीजन है कि अगर आप एम्फीबियंस को ठंडे पानी में डाल दो तो मर जाएंगे, ज्यादा गर्म पानी में डाल दो तो मर जाएंगे। इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। तो कोल्ड ब्लडेड नोट कर लो, दोज एनिमल्स in which the blood temperature changes according to external environment. According to external environment. That is, they cannot maintain their body temperature. That is, they cannot maintain their body temperature. Next. They can live in land as well as water. आपको पता है, they can live in land as well as water. Next, body is divided into head and trunk. मतलब नेक नहीं पाई जाएगी। मेढक की गर्दन कहाँ होती है? फ्रॉग के। Body is divided into head and trunk. Next point. They do not have scale. Fishes के ऐसे स्केल नहीं होती है, स्किन चिकनी होती है। They do not have scales. Gills are found at larva stage, है ना? जैसे फ्रॉग में भी, tadpole. Gills are found at larva stage. Respiratory organs are lungs, comma, gills and skin. Next, they have three-chambered heart Gills and skin. Next, they have three-chambered heart. हार्ट में 3 चेंबर, फिशेस में 2 चेंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट open into common pore called cloaca. Open into common pore called cloaca. सर ओपन इनटू कॉमन क्या है उसके बाद? पोर क्लोएका, ये लिखा मैंने, ये कॉमन पोर, एक कॉमन होल में, कॉल्ड क्लोएका। तो जब कभी
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब एक साथ खुले, उसको क्लोएका करते हैं 4 को। नेक्स्ट, ईयर आर इंटरनल, ईयर्स आर इंटरनल and they are covered by a membrane called tympanum. They are covered by a membrane called tympanum. Fertilization is external. Fertilization means वो एग और स्पर्म अपने बाहर वाटर में रिलीज कर देते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग। नेक्स्ट, सर हाँ जी, सर टीयर्स आर इंटरनल क्या है? क्या बेटा? टीयर्स आर इंटरनल क्या है? ईयर्स बेटा, ईयर्स टीयर नहीं, ईयर, ईयर्स आर इंटरनल। देखो मेढक के कान देखे कभी? बताओ देखे कभी? नहीं ना। तो क्या होता है कि इनके, ये जिनका हेड होता है ना, ये मेढक कहा होगा, यहाँ पे छोटा सा छेद होता है ना, यहाँ पे छोटा सा होल होता है। ये जो होल होता है, अब इसमें तो पानी चला जाएगा, तो फ्रॉग के ईयर नहीं होते, कान नहीं होते, तो इसमें क्या होगा, पानी चला जाएगा। अब पानी ना जाने पाए तो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो होल होता है ये एक मेम्ब्रेन से क्लोज होता है, एक लेयर से, है ना, जैसे ड्रम हो गया वैसे क्लोज होता है। उस मेम्ब्रेन को टिम्पैनम कहते हैं, टिम्पैनम। तो बाहर क्या हो गया, इनके ईयर इस तरह से बाहर नहीं पाए जाते, इनमें सिर्फ छेद पाए जाते हैं, और छेद के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पानी ना जाने पाए, उस मेम्ब्रेन को टिम्पैनम कहते हैं, उसकी हेल्प से सुन पाते हैं। आप समझे? तो ईयर्स क्या है, इंटरनल। हमारे अंदर कैसे कैसे ईयर है, हमारे अंदर दोनों है, एक्सटर्नल भी इंटरनल। ये जो है ना, ये एक्सटर्नल है, और इस छेद के अंदर ये मिडिल लेयर है अंदर, और छेद के अंदर जो ड्रम लगा हुआ है ना, पर्दा है ना, हमारे अंदर भी तो टिम्पैनम मेम्ब्रेन है कि नहीं? कान का पर्दा जिसको अपन बोलते हैं, यस सर। टिम्पैनम बोलते हैं ना, तो वो हमारा इंटरनल ईयर है। तो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ईयर है ना। फ्रॉग में कैसे पाए जाते हैं इंटरनल ईयर? स्नेक में पाए जाते हैं क्या ईयर्स? नो सर। You can't say like that. Being a biology student, you can't say that. They have ear, but they are internal ears. इंटरनल। They have internal ear, right? Frogs, they do have ears, internal ear. आपने लिजार्ड में देखा होगा साइड में छेद होते हैं, तो होते ना, इंटरनल ईयर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, दे हैव इंटरनल ईयर, दे कैन लिसन। बट क्या होता है कि अब वो लोग बोलते हैं सांप क्या, जे बीन बजाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो सुन नहीं पाता, सांप बहरा होता है। इट इज ऑल नॉनसेंस। कैसी बात कर रहे हैं भाई? होते हैं, दे हैव इंटरनल ईयर्स। तो स्नेक में, रेप्टाइल में इंटरनल ईयर पाए जाते हैं। फिर अब उसको कोई म्यूजिक थोड़ा सुनाई देता। एक्चुअली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है वो 3 तरह की होती है, पढ़ा है ना? कौन सी? सोनिक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। हम आप जिस पे बात करते हैं सुनते हैं वो सोनिक है, 20,000 से 20,000 मतलब 20 to 20,000 हर्ट्ज तक। उसके नीचे वाली क्या होती है, इंफ्रासोनिक होती है। स्नेक इंफ्रासोनिक वेव को रिसीव करते हैं, उनके कान सोनिक वेव सुनने के लिए नहीं होते। बीन बजती तो क्या सोनिक वेव निकलती है, सोनिक वेव को तो रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। वो 20 हर्ट्ज से कम की वेव को रिसीव करते हैं, इंफ्रासोनिक को रिसीव करते हैं, बट उनके कान होते हैं। मेरी बात आप समझ पाए? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया। तो नेक्स्ट है, सेकंड है रेप्टिलिया। तो आप जानते हैं रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीपिंग वर्टिब्रेट, जो रेंग के चले, क्रीपिंग वर्टिब्रेट, ऐसे वर्टिब्रेट जो रेंग रेंग के चलें। रेप्टिलिया में आपको पता है स्नेक भी आता है और लिजार्ड भी इसी का मेंबर है। तो स्नेक और लिजार्ड टाइप के सब एनिमल्स इसी में आते हैं रेप्टिलिया में। हम कहते हैं दे वर द लाइक डायनासोर्स वर द जायंट रेप्टाइल्स, क्योंकि वो रेंग के चलते थे। नोट करो, दे आर द क्रीपिंग एनिमल्स हैविंग कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड आपको पता है। नेक्स्ट, स्किन इज ड्राई, रफ and without gland. Skin is dry, rough and without gland. Next point.
snake and lizard shed their skin. Snake and lizard shed their skin. अब इसको क्या बोलते हैं, कोई भी जो अपने स्किन छोड़ देते हैं इसको बोलते हैं स्किन कास्ट. दैट इज स्किन कास्ट, है ना. ये अपनी एक पर्टिकुलर उसके बाद अपनी स्किन को छोड़ देते हैं. स्नेक एंड लेजार्ड शेड देयर स्किन, दैट इज कॉल्ड स्किन कास्ट. नेक्स्ट पॉइंट. They do not have gills but have lungs. They do not have gills but have lungs for respiration. They do not have gills but have lungs for respiration. Next. Except snake, there are two pairs of limb. Except सांप में नहीं पाए जाते, बाकी सब में पाए जाते हैं, दो जोड़े हाथ पैर पाए जाते हैं. Except snake, they have two pair of limbs. Heart is three-chambered. Except crocodile. Heart is three-chambered except crocodile, which have four chamber. Next. They are oviparous. They give birth. They are oviparous. Oviparous मतलब एक के थ्रू अपने बच्चों को बर्थ देते हैं. And reproduction is external. And reproduction is external. तो मैं आपको अब क्या पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट देखो, थर्ड बचा है एप्स और मैमल्स, दो चीजें बची हैं. तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में मैं आपको मैमेलिया, है ना. तो एप्स और मैमेलिया लिख लो आप, नेक्स्ट क्लास में याद रखना. आप बताओ मुझे कि मुझे क्या कराना है, ठीक है ना. आज की तरह नहीं करना, ठीक है. एप्स और मैमेलिया आपको पढ़ा करके ये एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा. किसी को कोई डाउट हो जो हमने पढ़ा तो पूछिए. Excuse me, sir. हाँ जी बता. Sir, why do the reptiles they perform why do they shed their skins? स्किन एक्चुअली क्या, इसमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, तो स्किन धीरे धीरे रफ होती जाती है और डेड सेल्स इकट्ठा होती जाती हैं. जब डेड सेल्स ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं और नीचे की तरफ एक नई लेयर बन जाती है न्यू सेल्स की, तो जो न्यू लेयर होती है और ओल्ड लेयर होती है, हमारी आपने भी देखा होगा कुछ टाइम के बाद कहीं पे खाल नई बन गई तो छूट जाती है पुरानी वाली. तो क्या होता है, वो डेड स्किन दोनों लेयर आपस से अलग हो जाती हैं. अलग हो जाने के बाद स्किन कास्ट अपने आप हो जाती है. ठीक है. Okay, sir. हाँ. तो नए वाले बच्चे बताओ, समझ आया. अदनान, जी सर. अमन, समझ आया बेटा. अमन क्लियर है बेटा, समझ आया सब कुछ. Yes, sir. चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय.